देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 33,87,500 पहुंच चुकी है। 24 घंटे में कोरोना में 77,265 नए मामले सामने आए। वहीं 1,057 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सुशांत केस में ईडी और सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया है। रिया चक्रवर्ती घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकल चुकी है। बता दें कि मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई रिया से पूछताछ करेगी। गोरखपुर सदर सीट से बीजेपी के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने पिछले दिनों ट्वीट कर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए खुद के विधायक होने पर शर्म आने की बात कही थी। इससे पार्टी अनुशासनहीनता मानते हुए उनसे 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। सांसद रवि किशन ने भी सदर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का इस्तीफा मांगा है और कहा है कि सरकार पर जातिगत राजनीति का आरोप लगाना शर्मनाक है। अनाप शनाप बयानों से पार्टी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। प्रयागराज में यूपी सरकार हाईकोर्ट में एक्शन प्लान पेश करेगी। दरअसल यूपी में कोरोना से हो रहे मौत पर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। साथ ही बढ़ते कोरोना केस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा था कि खाने से ज्यादा जरूरी है जीवन को बचाना। बता दें कि कोविड अस्पताल की बदहाली को लेकर याचिका भी दायर की गई थी। लखनऊ में मुख्तार अंसारी और उसके दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही करोड़ों की संपत्ति भी ध्वस्त कर दी गई है। बता दें कि हजरतगंज थाने में अवैध निर्माण और धोखाधड़ी समेत कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद की 7 संपत्तियां कुर्क कर दी गई। कुर्की में अतीक के घर और चुनावी दफ्तर का कुछ हिस्सा शामिल है। खुलाकाबाद में 4, धूमनगंज में 2, सिविल लाइन में 1 संपत्ति की कुर्की की गई। बता दें कि अतीक अहमद की करीब 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। कई दूसरी संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जा रही है। गुलाम नबी आजाद ने फिर कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि 50 साल विपक्ष में बैठना है तो संगठन चुनाव नहीं कराए। साथ ही कहा कि हमें 50 साल विपक्ष में बैठना है तब तो ठीक है। बीजेपी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी बहुत मजबूत है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने आजम खान के खिलाफ बड़ा बयान दिया है और गंभीर आरोप लगाए हैं। आजम खान के शत्रु संपत्ति मामले में किए गए थे कुकर्म। बता दें कि बोर्ड का पक्ष रखने वसीम रिजवी रामपुर पहुंचे थे। जेईई नीट एग्जाम को लेकर राजनीति फिर से गर्मा गई है। परीक्षा स्थगित करने को लेकर आज कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। दरअसल विपक्षी दल परीक्षा रद्द कराने की लगातार मांग कर रही है। विपक्षियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बीच एग्जाम कराना खतरे से खाली नहीं है। यूजीसी के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। परीक्षाओं को लेकर देश भर के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और अंतिम साल की परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। परीक्षा रद्द करने के पक्ष में है दिल्ली और पंजाब की सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 2 अहम मामलों पर सुनवाई होनी है। लखनऊ में अलग अलग बेंचों में सुनवाई की जाएगी। शिक्षक भर्ती आंसर की मामले पर सुनवाई होगी। बता दें कि डबल बेंच में आंसर की मामले की भी सुनवाई होगी। आरक्षण और एमआरसी मामले में भी सुनवाई होनी है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर सीएम रावत आज बैठक करेंगे। अखाड़ा परिषद ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। 13 अखाड़ों के इष्ट देवों के नाम से स्नान घाटों का नामांकन होगा। नीलाधारा के भू समाधि स्थल को औपचारिक रूप से अखाड़ा परिषद को सौंपने की मांग की गई है। बता दें कि परिषद के प्रस्ताव पर सरकार ने निर्णय ले लिया है। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है और कहा है कि सर्दियों आने पर यूरोप में कोरोना का कहर जो है वो बढ़ जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और मृत्यु दर भी
काफी बढ़ेगा। यूरोप में WHO के रीजनल डायरेक्टर हेनरी क्लग ने कहा, सर्दियों में युवा लोग बुजुर्ग आबादी के ज्यादा करीब होंगे, इसलिए ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। रूस ने हाल ही में दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की घोषणा कर दी है। अब राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि कोरोना की दूसरी वैक्सीन सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सितंबर तक हमारे पास एक और वैक्सीन होगी। बता दें कि वैक्सीन नोवोसिबिर्स्क की प्रसिद्ध वेक्टर इंस्टीट्यूट बना रही है। भारत ने गुरुवार को आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान के सभी झूठ और धोखे को एक बार फिर से उजागर कर दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसके नकली बयान को दुनिया के सामने रख दिया। यही नहीं, पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान की तरफ से 3 बड़े झूठ भी बोले गए। पाकिस्तान का झूठ उजागर होने के बाद काफी किरकिरी भी हुई। कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि जाधव को भारतीय वकील उपलब्ध कराना कानूनी रूप से संभव नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि हम लगातार कहते रहे हैं कि वही वकील कोर्ट में जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिनके पास पाकिस्तान में कानून का अभ्यास करने का लाइसेंस है। अमेरिका में लॉरा तूफान के तट से टकराने के बाद काफी तबाही देखने को मिल रही है। तूफान की वजह से करीब 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 14 साल की लड़की पर पेड़ गिरने से मौत हो गई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस तूफान के और भी विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। बता दें कि तूफान लॉरा की वजह से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं जारी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41वीं जीएसटी परिषद की बैठक को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से इस साल जीएसटी कलेक्शन काफी बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। जीएसटी कंपेंसेशन कानून के मुताबिक राज्यों को क्षतिपूर्ति दिए जाने की जरूरत है। पेट्रोल अपने ग्राहकों का तेल निकाल रहा है। अगर बीते 13 दिनों में देखें तो 2 बुधवार को छोड़कर हर रोज इसके दाम बढ़े हैं। हालांकि अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुस्ती ही छाई है। इतने दिनों में ही पेट्रोल के दाम में 1.51 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत में पिछले 27 दिनों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। लखीमपुर खीरी में दिव्यांग की पत्नी को दबंगों ने सरेआम पीटा है। दबंगों और महिला के बीच पहले भी विवाद हो चुका है। महिला ने दबंगों के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन शिकायत करने के बावजूद दबंगों ने महिला की पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नीमगांव थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में दलित छात्रा से रेप और हत्या मामले में कार्रवाई की गई है। साथ ही लापरवाही बरतने पर 2 चौकी इंचार्ज और एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। सीओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आईजी लखनऊ जोन लक्ष्मी सिंह ने जांच के आदेश दिए। हमीरपुर में दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। दरअसल ये मारपीट मछली उधार मांगने को लेकर हुआ। मौके पर मौजूद महिला ने भी ग्राहक को पीटा है। पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल के पास की घटना बताई जा रही है। हरदोई में पुलिस कस्टडी में युवक ने अपना गला रेत लिया, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया। युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। पूरे मामले पर पुलिस गोलमोल जवाब दे रही है। बता दें कि युवक को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मल्लावा थाने का मामला बताया जा रहा है। कन्नौज में दबंगों ने पुलिस के सामने जमकर ईंट पत्थर चलाते हुए नजर आए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इतना ही नहीं, बवाली पुलिस का ही डंडा छीनने की कोशिश करने लगे। पुलिस बवाल रोकने में पूरी तरह से असमर्थ नजर आए। दरअसल पूर्व सहकारिता बैंक अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान सपा भाजपा में बवाल हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जौनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों ने लाठी डंडे चलाए हैं। मारपीट में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जफराबाद थाना क्षेत्र के गोपीपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
लखनऊ के कनक सिटी में 16 साल की लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर लड़की की मां ने डांट दिया था, जिससे नाराज होकर लड़की ने घर में लगी खिड़की में दुपट्टा के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा में डंपर और डबल डेकर बस आपस में टकरा गया, जिससे 2 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि हादसा आवारा पशु को बचाने के चक्कर में हुआ। बस गुरुग्राम से बिहार जा रही थी। यह हादसा वृंदावन थाना इलाके में छटीकरा चौराहे के पास हुआ है। पुराने लखनऊ में पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों के बाद रूट मार्च किया गया। दरअसल मुहर्रम की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये रूट मार्च किया गया। डीसीपी समेत कई अधिकारियां भी मौके पर मौजूद रहे। भारी पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया गया। बता दें कि रूमी गेट से दरिया वाली मस्जिद चौक तक ये मार्च किया गया है। साथ ही पुलिसकर्मियों को सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश भी जारी किए गए। बुलंदशहर का मानपुर गांव देश की सेवा के लिए 26A रैंक का ऑफिसर दिया है, लेकिन इन सभी के बावजूद आज मानपुर गांव तमाम समस्याओं से जूझ रहा है और विकास की राह जो रहा है। मानपुर गांव में ना तो पीने का शुद्ध पानी है और ना ही पक्की सड़क है। जो भी लोग ऑफिसर्स बनकर गए हैं वो लोग कभी गांव के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। बरेली को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बरेली में ITR फैक्ट्री की जमीन पर अस्पताल बनने जा रहा है। इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया। बता दें कि ITR फैक्ट्री एशिया की जानी मानी फैक्ट्री में से एक थी, लेकिन यूपी से उत्तराखंड अलग होने के चलते ये फैक्ट्री प्रभावित हुई थी। साथ ही अन्य कई कारणों के चलते बंद हो गई थी। देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान पर विपक्ष ने चुटकी ली है। कांग्रेस ने भगत के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस ने कहा कि पहली बार बंशीधर भगत ने कोई सही बात कही है। बता दें कि बंशीधर भगत ने कहा था कि हर बार काम नहीं आएगा मोदी मैजिक, विधायक अपने क्षेत्र में काम करें। उधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 14 ग्राम के लगभग स्मैक 52 शीशी नशे की गोलियां और 12 बोर के एक तमंचे के साथ 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए स्मैक तस्करों के खिलाफ NDPC और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उत्तराखंड में अब शराब के कारोबार में पश्चिम बंगाल की तर्ज पर पारदर्शी व्यवस्था बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए पूरे विभाग को ऑनलाइन किया जा रहा है। शराब का लाइसेंस बनाने से लेकर शराब की आपूर्ति पर ऑनलाइन नजर रखी जाएगी। लाइसेंसी दुकानों में अवैध शराब न रखी जाए, इसके लिए हर बोतल पर QR कोड लगाने के साथ ही इसमें होलोग्राम भी लगाया जाएगा। टनकपुर जौलजीबी सड़क को बनाने वाले ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले लोहाघाट के विधायक पूरन सिंह पटियाल को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के सामने पेश हुए। पटियाल ने भगत के सामने अपना पक्ष रखा और कुछ दस्तावेज भी सौंपे। उन्होंने खुद से जुड़े विवाद को लेकर सफाई दी। पार्टी ने उनके एक विवादित बयान पर स्पष्टीकरण को लेकर तलब भी किया। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऑनलाइन राज्य के मंत्रियों के साथ बैठक की है। इसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक जनपद से एक उत्पाद का चुनाव करने के विषय पर चर्चा की गई। राज्य सरकार की तरफ से नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने उत्तराखंड का पक्ष रखा। अर्थव्यवस्थाओं में उत्तराखंड का योगदान बढ़ाने और निर्यात में योगदान वृद्धि के लिए चर्चा भी की गई। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अब भी राज्य के 17 जिलों के 893 गांव प्रभावित हैं। राहत आयुक्त ने बताया कि पीलीभीत और संत कबीर नगर जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि लखीमपुर खीरी के पालिया में शारदा नदी, श्रावस्ती में राप्ती नदी, अयोध्या में सरयू नदी और बलिया में तुर्तीपार का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चल रहा है।
वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से 84 घाट गंगा के आगोश में समा चुके हैं। बढ़ती जलस्तर की वजह से सभी तरह के नावों का संचालन बंद कर दिया गया, जिससे नाविक समाज के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। गंगा का जलस्तर अब खतरे की वार्निंग देने लगा है। वहीं बाढ़ का पानी शीतला मंदिर तक पहुंच चुका है। हरदोई में भी बाढ़ का भयानक नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल सवाईजपुर तहसील इलाके में पड़ने वाले बरौली और गौरिया गांव के लोगों के लिए रामगंगा इन दिनों मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि लगातार रामगंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते कटान हो रहा है और लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं लोगों की कई बीघे खेती रामगंगा में समा चुकी है। कन्नौज के बनियानी गांव आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। यहां विकास की बात करना अपने आप में बेईमानी की बात होगी। दरअसल बेईमानी गांव का मुख्य मार्ग जरा सी बारिश में तालाब बन गया, जिस वजह से आवागमन का रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। आलम यह है कि लोग मजबूरी में पानी वाले रास्ते में जाने के लिए मजबूर हैं। देश में मानसूनी सीजन में 88 सेंटीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है। अब तक मानसून के 88 दिनों में 74 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी कोटे का 81% पानी बरस चुका है और अभी मानसून की वापसी शुरू होने में 20 दिन बचे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यही दौर जारी रहेगा तो इस बार विदाई तक मानसून सामान्य से 4 से 6% तक ज्यादा भी होगा। ओडिशा में पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के वैतरणी, सुवर्ण रेखा, जलका और महानदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कई गांवों में संपर्क बाहरी दुनिया से कट चुके हैं। वहीं हजारों हेक्टेयर जमीन में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। भद्रक जिले में बैतरणी नदी में आई बाढ़ ने इलाके में कोहराम मचाना भी शुरू कर दिया है। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में इन दिनों नदियां उफान पर है। कठुआ में ऊज नदी में अचानक से पानी आ गया। इस दौरान 2 धाराओं के बीच में 7 लोग फंस गए, जिसके बाद स्थानीयों ने भारतीय वायुसेना से मदद मांगी। इस पर वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर ने बचाव दल पहुंचा और सभी 7 लोगों को 34 घंटे बाद एयरलिफ्ट कर लिया।